हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 48 से लेके आर्टिकल 51 तक। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, आज हम पहले देखेंगे आर्टिकल 48 एंड 48A के बारे में। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं 48 कहता क्या है। अब आर्टिकल 48 हमारे ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे दी स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स and shall in particular take steps for preventing the preserving and improving the breeds, prohibiting the slaughter of the calves and the other milch and dot cattle। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे इसका मोटा मोटा एग्जांपल आप यही देख लीजिए। जैसे कि हमारा काउ स्लॉटिंग जो है वो यूपी में बैन है, ठीक है, और काफ़ी और जगह पे भी बैन है, लेकिन काउ स्लॉटरिंग जो है वो गोवा में बैन नहीं है, दिल्ली में बैन नहीं है। ठीक है, तो भी स्टेट टू स्टेट हमारा डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम स्लॉटर ऑफ दी काउ को प्रोहिबिट कर सकते हैं, ब्रीड्स को। अब ये नहीं अकेली काउ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उनके बच्चे भी, साथ में कोई भी ऐसा ड्रॉट कैटल, ठीक है, जिनको हम पालते पोसते कोई भी ऐसा कैटल वगैरह हो गया, शीप्स हो गई या हमारे गोट हो गई, तो इन सबको इनको हम सेव करने के लिए, ताकि इनकी किलिंग ना हो, तो हम उसके लिए लॉस बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 48 जो है वो डायरेक्ट करता है दी स्टेट टू टेक स्टेप्स, ताकि वो ऑर्गेनाइज करे एनी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ऑन दी मॉडर्न एंड साइंटिफिक लिमिट लाइन्स। ठीक है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगा, वहाँ पे नए नए लॉस बनाएगा, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स पे अलग अलग चीज़ें बनाएगा, लॉस बनाएगा। ठीक है, ताकि वो इन चीज़ों को प्रमोट कर पाए, ज़्यादा इसका एग्रीकल्चर हो पाए, एनिमल हस्बेंड्री में लोगों को समझ आ पाए कि क्या क्या तकनीकें हैं, क्या क्या कर सकते हैं इसमें। और साथ में इसके साथ साथ वो प्रिजर्व करेगा, इंप्रूव करेगा ब्रीड्स को, जो ब्रीडिंग होती है उसको इंप्रूव करेगा, और साथ में हमारा काव्स को मिल्च को और ड्रॉट कैटल्स को प्रोटेक्ट करेगा। ये है हमारा आर्टिकल 48। ठीक है, अब अगला आता है हमारा आर्टिकल 48A। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेवगार्ड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 48 ये कहता है, ये रिक्वायर करता है स्टेट को कि वो स्टेप्स लें ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाएँ, इंप्रूव कर पाएँ इन्वायरमेंट को, सेफगार्ड कर पाएँ हमारे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, इन सबको बचा पाएँ। अब इस पे जो था हमारा MC मेहता सेकंड वाला केस था, MC मेहता सेकंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिलाइंग अपॉन दी Article 48A gave directions to the central and the state government and various local bodies and boards under the various statutes to take appropriate steps for the prevention and control of the pollution of the air। ठीक है, अब यहाँ पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जितनी तरह की पोल्यूशन है उनको कंट्रोल करने के लिए अब जैसे हमारे दिल्ली में पराली जलाने के लिए कितना कुछ बता रहे हैं, जो केजरीवाल गवर्नमेंट्स हैं वो कितना बता रही है कि हम पराली ऐसे जला सकते हैं, वैसे जला सकते हैं, एयर पोल्यूशन को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, यमुना को जैसे क्लीन करना है तो उन्होंने काफ़ी तरह के लॉज लेके आए हैं, उसमें फाइन्स हैं, कितना कुछ है, तो वो सब हमारा 48A के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 49 प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय और अंडर द law made by parliament to be the national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal और एक्सपोर्ट एज द केस में भी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से बचाया जाएगा हमारे जो, अब आप देखते कभी ताजमहल जाइए, आप कभी रेड फोर्ट जाइए या कोई भी हमारे हिस्टोरिक जगह पे जाइए, वहाँ पे लोगों ने कुछ ना कुछ दीवार पे लिखा होता है, आपने देखा ही होगा कि दिस लव दिस, आई लव हिम, आई लव हर, ऐसे ऐसे काफ़ी कुछ लिखा होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे आर्टिकल 49 हमें कहता है कि हमें ऐसी हिस्टोरिक चीज़ों को और नेशनल मॉन्यूमेंट्स को बचाना है, ताकि वो स्पॉइल ना हो पाए, डिसफिगरमेंट ना हो पाए, उनको तोड़ ना जा पाए, या किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय ना किया जाए, या वहाँ से हटा के या डिस्पोज ऑफ ना कर दिए। तो हर तरीके से हमने अपने जो हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और ऐसे ऐसे लोगों को हमें सज़ा देनी है, तो ऐसा हमें कोई लॉ बनाना है उनको बचाने के लिए। ठीक है, अब आगे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब इसमें ये आ गया कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमारा बेसिक फीचर है। ठीक है ना, बेसिक फीचर है, तो यहाँ पे हमारा सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाता है, कहाँ पे देखा जाता है, आर्टिकल
50 में। सेपरेशन ऑफ पावर हमारा कहाँ देखा जाएगा? आर्टिकल 50 में, ठीक है, जहाँ पे जुडिशली को एग्जीक्यूटिव हो रहा है। याद रखना, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेपरेशन यहाँ पे किस किस चीज़ों से हो रहा है, जुडिशली का एग्जीक्यूटिव के, जुडिशली का लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर से, तो ये ऑप्शन आ जाती हैं। तो इसमें हमारा जुडिशली का एग्जीक्यूटिव से है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 51। अब 51 में क्या है? प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी। अब यहाँ पे क्या है? दी स्टेट शैल एंडेवर, यहाँ पे जो स्टेट है शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। स्टेट जो है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे, मेंटेन करेंगे, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी, ऑब्लिगेशन इन डीलिंग ऑफ द organized people with one another, encourage settlement of the international dispute by the arbitration, part 4 of the, ये तो अगला आ गया, ये तो कुछ नहीं है इसमें, आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट जो है हर तरीके से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेगी, मेंटेन करेगी, जस्ट और हॉनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, बिल्कुल अच्छे संबंध बने रहे वो करेगा, रिस्पेक्ट करेंगे इंटरनेशनल लॉ को, और कोई भी ऑब्लिगेशंस वगैरह कोई भी हमारे इंटरनेशनली बनी है तो उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो इसमें ये आ गया अब, ठीक है। अब हमारा डीपीएसपी ख़त्म हो गया, इसमें है डीपीएसपी ख़त्म हो गया, तो हमें इसमें एक चीज़ याद रखनी थी क्या, कि डीपीएसपी मैंने हर बार बताया, दे आर नॉन जस्टिफिकेबल, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिकेबल। फंडामेंटल राइट्स को हम कोर्ट में जाकर इन्फोर्स करवा सकते हैं, डीपीएसपी को हम कोर्ट में जाकर इन्फोर्स नहीं करवा सकते। यही डिफरेंस इसमें डिस्टिंक्शन मेन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जब भी हमने एनफोर्स करवाने होंगे, जब भी हमारी इसकी इन्फ्रिंजमेंट होगी तो हम जाके रेट लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डीपीएसपी में जो हमें लिखा हुआ है ये स्टेट की ऑब्लिगेशन नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होगा, ये ऑब्लिगेशन नहीं है। स्टेट को ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, ठीक है। लेकिन ये स्टेट की कहीं भी ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर स्टेट वो परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको नेक्स्ट इलेक्शन में इलेक्ट मत करना, लेकिन आप जाके कोर्ट में कोई भी इसकी एनफोर्समेंट नहीं करवा सकता है, ठीक है। इसका मतलब डीपीएसपी का सिर्फ ये है कि ये एक तरह की कुंजी मान लो स्टेट के लिए है, कि स्टेट इस कुंजी को देख देख के काम करेगी और अपनी स्टेट की डेवलपमेंट करेगी, बस। इसकी वजह से क्या होगा, अगर डीपीएसपी फुलफिल हो रहे हैं तो आपके स्टेट की जनता खुश रहेगी, क्योंकि अब तक आपने जितने भी देखे आर्टिकल 51 तक जितना भी देखे, तो ये वही है जो बेसिक नीड्स हम सबको चाहिए, ठीक है। सब कुछ वही है ये इसमें। अगर ये सब कुछ फुलफिल हो जाएगा तो स्टेट की डेवलपमेंट हो जाएगी खुद ही, ठीक है। तो ये है इसमें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।